सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष नाथगर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं साईं बाबा इन्फोटेक चैनल में। हीट ट्रांसफर के बारे में अब हमको पढ़ना है। अब हम समझते हैं यार, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। जिस टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ ये गर्मी की शुरुआत, तो हमें गर्मी क्यों लगती है? कभी कभी हमें लगना चाहिए, ठीक है। ये लू जो चलती है वो क्या प्रोसेस है, या फिर अगर मैं किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को छूता हूं तो मेरे बॉडी में किस कारण से सेंसिटिव उसको गर्म लगने का भाव आता है। एक मैं जब चिमटा पकड़ करके आपकी गैस में लगाऊं तो वो चिमटा थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, उसके कारण क्या है? ऐसे कई सारे कारण हैं। तो यहाँ पे हीट का प्रवाह हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी के बारे में अब हमको पढ़ना है। तो हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं दोस्तों, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब कंडक्शन मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल कांटेक्ट में हो, जस्ट लाइक मैं और ये बोर्ड एक्चुअल कांटेक्ट में है, उस केस में जो भी हीट ट्रांसफर, अगर ये बोर्ड गर्म है तो इससे मेरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा, अगर मैं गर्म हूं तो इसमें हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। अगर इस तरीके का हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल कांटेक्ट के केस में कंडक्शन होता है, ठीक है ना। एक्चुअल कांटेक्ट के केस में कंडक्शन होता है। दूसरी बात, अब इसका प्रोसीजर जरा से समझ लीजिए। देखिए ये हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ये क्या है भाई? हाई वाइब्रेशन में होगी, हाई वाइब्रेशन में होगी, सीधी सी बात, हाई वाइब्रेशन में होगी। मैंने इसको किसी ऑब्जेक्ट से टच कराया, यहाँ पे भी है जो इलेक्ट्रॉन वो रखा हुआ है, लेकिन उतने ये लो टेम्परेचर में है, ये उतने हाई वाइब्रेशन में नहीं है। तो जब ये हाई वाइब्रेशन का इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू ट्रांसफर होने की कोशिश करेगा, इसको वाइब्रेट करेगा, तो क्या होगा भाई? यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। जब हाई वाइब्रेशन में आएंगे तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो चुका होगा, यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसीजर कहलाती है कंडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के लेटेस्ट वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशंस के कारण इस तरीके का प्रोसीजर होता है, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। ओके, अब कन्वेक्शन क्या हुआ जरा समझिए। कंडक्शन हो गया सबसे पहले चीज, कन्वेक्शन क्या, कहां पे काम हो गया? जब मैं कहता हूं, मान लीजिए मैं आग ताप रहा हूं दूर बैठ करके, दोस्तों क्या ताप रहा हूं? आग ताप रहा हूं। तो जब मैं आग ताप रहा हूं तो बताइए जरा वहां पे क्या होगा? मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूं फिर भी मेरे तक लपट आती है, जिसको हम लपट बोलते हैं। गरम लगता है। क्यों गरम लगता है बताइए जरा। या फिर अगर मैं बोलूं कि आग यहाँ पे जल रही है, अग्नि देवता है यहाँ पे, मैंने यहां से पंखा चला दिया, यहां से मैंने पंखा चला दिया, ठीक है। ये मैंने पंखा जैसे ही चलाया तो क्या होगा? ये आग इस तरफ मुड़ जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ वाले को भी उतना ही गर्म लगेगा जितना यहाँ वाले को, ये दूर में खड़ा हुआ है, तो कितनी सही बात है, ये बेहद मूर्खतापूर्ण बात है। गर्म किसको ज्यादा लगेगा? इसको ज्यादा लगेगा। क्यों लग रहा है? आग उड़कर जा रही है, उड़कर जाती तो मर जाता वो वाला इंसान, तो आग उड़कर नहीं जा रही है। लेकिन इस एनवायरमेंट में एयर मॉलिक्यूल्स है दोस्त। क्या है भाई? एयर मॉलिक्यूल्स। ये एयर मॉलिक्यूल्सों ने क्या किया, इसमें हीट स्टोर हो गई है, ये हीट को फ्लो कराना शुरू किया। हीट जब स्टोर हो चुकी है, इसने हवा जब यहां चली तो ये एयर मॉलिक्यूल यहां पे उड़कर आ जाएगा। जब यहां पे उड़कर आ जाएगा और यहां पे खड़ा हुआ इंसान इससे टकराएगी ये मॉलिक्यूल, तो इसमें कंडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी। जैसे कोई चीज छुएगी तो ये क्या होना शुरू हो गया? ये हीट ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है दोस्त? कन्वेक्शन। क्या कहलाता है? कन्वेक्शन। क्या कहलाता है? कन्वेक्शन। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर होता है, फिर हमको गर्मी लग रही है, वो कन्वेक्शन के कारण लग रही है। मेन जो यहां से वहां मेरे को बाहर, मैं घर के बाहर अगर हवा अंदर आ रही है और गर्म हो रहा है तो कन्वेक्शन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? कन्वेक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज होती है रेडिएशन। क्या होती है दोस्त? रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? सूरज से हमारे धरती तक किस माध्यम से, यहां पे माध्यम की जरूरत है, यहां पे भी माध्यम की जरूरत है, दोनों जगह मीडियम की जरूरत है, दोनों जगह मीडियम की जरूरत है। अब मैं तीसरा चीज बता रहा हूं, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं। ये खुद एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट के तौर, जिस तरीके से हम स्पेक्ट्रम लाइट एनर्जी समझते हैं। तो हुआ क्या? सूरज से लाइट एनर्जी के फॉर्म में आता है। ये क्या कहलाता है? आपका रेडिएशन। क्या कहलाता है? ये रेडिएशन। ये 3 फॉर्म हो गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो रेडिएशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सनलाइट जो हमारे यहाँ आती है वो क्या हो गई? रेडिएशन। क्या हो गई दोस्तों? रेडिएशन। फिर उस सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट, वो अलग चीज है ना, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती।
ये 3 बेसिक चीजें थी किसके बारे में, हीट ट्रांसफर के बारे में। अब कुछ लॉज आते हैं। पहला लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। कोई भी चीज आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, उसको हम देख लेते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है भाई, कोई भी चीज के जो ठंडे होने की दर है, रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर चीज और एनवायरनमेंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगी, जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस है उतनी ही कम रेट ऑफ कूलिंग होगी। मतलब शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस में और ये एटमॉस्फेयर 32 डिग्री सेल्सियस में है, तो क्या होगा भैया, 100 डिग्री 32 डिग्री, तो कूलिंग बहुत तेजी से होगी। लेकिन 32 और 33 डिग्री में जब वो पहुंच जाएगा तो इसकी कूलिंग बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी। ये कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, ये कुछ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है हीट ट्रांसफर के बारे में। अब इवेपोरेशन, यार एक टर्म अब पढ़ना है मेरे को, इवेपोरेशन। बताओ इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण क्या है भाई, ये पहली चीज हाई टेम्परेचर होना इसके लिए जरूरी नहीं है, ये हमेशा होती रहती है। आप पानी अपने घर के अंदर रख लेंगे तो होगा क्या कि आपके जो टॉप मोस्ट सरफेस है और ऊपर जो भी चीज है, ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से लगातार यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ रहा है तो धीमे धीमे इसके मॉलिक्यूल्स अगर ब्रेक होकर के ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कोई हाई टेम्परेचर जरूरी नहीं, हाई टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर में पॉसिबल है। लेकिन बॉइलिंग जब आप बोलते हो, बॉइलिंग के बारे में बता दो, बॉइलिंग कैसी प्रोसेस, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया हमेशा वो हाई टेम्परेचर में होगी। वो नीचे से शुरू होती है बॉइलिंग, यहाँ से जहां से आप मतलब टेम्परेचर दे रहे हो हाई टेम्परेचर, और ये भाई साहब कहां से, टॉप मोस्ट सरफेस शुरू होते हैं। तो ये इवेपोरेशन और बॉइलिंग दो बेसिक चीजें है। इवेपोरेशन के कारण ही आपका क्या होता है भाई, बारिश वगैरह, यहीं से पानी जाता है और यही भाप बन के ऊपर जाता है और बादल बनता है, फिर कंडेंसेशन के थ्रू नीचे आता है वापस। ओके, अब ह्यूमन कंफर्ट के बारे में बात कर लूं। ह्यूमन कंफर्ट के लिए दोस्तों आपका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए। अगर आप एसी चलाते हो तो मैं ह्यूमन कंफर्टेबल की बात करूं तो आपका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील करती है। ये पहला पॉइंट। दूसरी चीज आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से 65% रहनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहनी चाहिए, 60% से 65%, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, विंड स्पीड क्या होनी चाहिए, 0.75 पर मिनट से 2.5 मीटर पर मिनट, 0.75 मीटर पर मिनट से 2.5 मीटर पर मिनट। ये एकदम बेसिक चीजें हो गई जो अपन को ध्यान में रखना है। अब थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा आपके में है जो आपको पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लीजिए भैया। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है यार, बताओ। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन, ठीक है। तो टेम्परेचर के मोशन के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला लॉ, मैं सिर्फ लॉ पढ़ाऊंगा, ज्यादा इसमें नहीं बात करूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है भाई, एनर्जी कैन नेदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी आपकी ना ही बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। ये कौन सा लॉ है भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है, फिर से आप लोग रिपीट करो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed but it is transferred from one form to another form। पहले ही बता चुका हूं एनर्जी ट्रांसफर के बारे में, आप अपने पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं, तो उसको मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले दो प्रोसेस के बारे में हम जान लेते हैं। पहली प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरी होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, आइसो मतलब होता है, मैं अगर बोलूं आइसो तो बताओ आइसो मतलब क्या हुआ, सेम होगा, ठीक है ना। थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो जब सेम टेम्परेचर मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है यार, मैं बता देता हूं कुछ प्रोसेस के बारे में। टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मैं बोलूं आइसो, क्या बोल रहा हूं, आइसोबारिक, आइसोबारिक, बार मतलब प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, अब एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक में आपका क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, हीट ट्रांसफर जीरो होगा। मतलब ना ही इसमें हीट का सप्लाई हो रहा है ना ही हीट बाहर जा रही है, हीट ट्रांसफर जीरो होगा। कोई भी जब सिस्टम ना ही हीट लेगी ना ही हीट रिलीज करेगी तो उसको हम एडियाबैटिक में कंसीडर करेंगे। चौथी चीज आपका क्या होता है दोस्तों, आइसोकोरिक।
क्या होता है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में यार वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट थे बेसिक से। अब मैं बात करता हूँ यार सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। किसकी बात करूं मैं? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। एक केल्विन का स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है आपका क्लॉसियस का। तो केल्विन का स्टेटमेंट क्या बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि पूरी हीट, देखिए अब मैं अगर बोलता हूं, आप लोगों के मन में एक बात आनी चाहिए कि मैंने बोला एनर्जी कैन नेदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो आप लोगों के मन में आनी चाहिए बात कि ठीक है भाई, मैंने पंखा चलाया, पंखा से विंड एनर्जी उत्पन्न हुई, विंड और साउंड एनर्जी भी थोड़ी आवाज भी करता है उत्पन्न हुआ। अब जब ये दोनों एनर्जी के फॉर्म उत्पन्न हो चुके हैं, क्यों ना हम वापस से इस एनर्जी को ट्रांसफर कर ले इलेक्ट्रिक एनर्जी में? क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो जवाब होना चाहिए नहीं। ये दो फॉर्म की एनर्जी हो जाती है, एक हाई ग्रेड एनर्जी, एक लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी। तो हाई ग्रेड एनर्जी से हम लो ग्रेड में जा सकते हैं, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी से हम हाई ग्रेड में नहीं आ सकते हैं दोस्त। लो ग्रेड एनर्जी से हम हाई ग्रेड में पूरी तरीके से नहीं आ सकते हैं। तो पूरी हीट आपकी किस में ट्रांसफर नहीं हो सकती? वर्क में। कुछ ना कुछ हीट वेस्ट चल जाती है, किसमें? साउंड एनर्जी और कई सारे फॉर्म्स में। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कभी भी हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं हो सकता है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ये हम भी जानते हैं। ये कुछ बेसिक से चीजें थी हीट ट्रांसफर से रिलेटेड। हमने सक्सेसफुली हीट ट्रांसफर को भी खत्म कर लिया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू आर having any kind of doubt, you can just comment in the comment section box. Thanks a lot for watching this video. Meet you soon with the next lecture.